Okay, again, good morning to you all, and I welcome you on Education Express channel. And today we are taking up the next and new topic on income tax, and that is income from business, profession, and vocation. Although indirectly we have already started this topic previously when we were talking about the calculation of depreciation and development rebate, because depreciation is part and parcel of income from business. तो वैसे शुरुआत तो उसी दिन से हो चुकी थी, पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस का शुरू आज से हो रहा है. ओके, so in this topic, first let us know what is income from business, profession and vocation. बिजनेस का मतलब व्यवसाय से, एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ नोन एज बिजनेस. उसी को हम व्यापार कहते हैं. यदि किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियां लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं तो वह व्यापार होता है. नेक्स्ट, नंबर सेकंड, प्रोफेशन, पेशा हिंदी में जिसको कहेंगे. And pesha means, profession means the any activity based on intelligentsia, and on this basis if you are earning something, that is known as income from profession. बौद्धिक स्तर पर कोई काम किया जा रहा है और उससे किसी प्रकार की आय अर्जित की जा रही है तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाती है. जैसे वकीलों का पेशा वकालत करना, डॉक्टरी का पेशा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा, और जैसे हम जैसे लोग जो टीचिंग में हैं तो उन लोगों का पेशा, कहीं जा रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, कहीं कोचिंग कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं. तो इस प्रकार की इनकम है वो प्रोफेशन कहलाती है. एंड वोकेशन मीन्स बौद्धिक स्तर के अलावा किसी अन्य गतिविधि से यदि आपको धनराशि या अर्जन प्राप्त होता है, कोई राशि अर्जित होती है तो वोकेशन, जिसको रोज़गार कहते हैं, वो होता है. जैसे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनको अपनी कला के प्रदर्शन के माध्यम से अर्निंग होती है तो वो वोकेशन की इनकम में शामिल होंगे. पर इन सब को हम एक ही हेडिंग का नाम देते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस के नाम से. हालांकि वो तीनों अलग अलग फील्ड हैं, परंतु तीनों को मिला करके कैलकुलेशन का तरीका एक ही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरह. बात क्लियर होगी. जब इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है तो हमारा मेन कंसंट्रेशन इसी पर रहेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस पर. और उसमें सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि व्यवसाय क्या है. अभी बिगिनिंग में आपको बताता है व्यवसाय किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, उससे जो आपको अर्निंग प्राप्त होती है, उससे जो अर्जन प्राप्त होता है, उससे जो लाभ कमाया जाता है, वही इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी. एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी विद एन ऑब्जेक्ट टू अर्न ए प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई वाणिज्यिक गतिविधि बिजनेस कहलाएगी. जब वाणिज्यिक गतिविधि बिजनेस कहलाती है तो फिर ये आता है कि प्रमुख ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होंगी जिनसे कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का आकलन कर सकते हैं या जिसके माध्यम से इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जा सकता है. देखिएगा, कुछ एक बातों को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ. किसी भी प्रकार की वस्तु के निर्माण, उत्पादन, क्रय विक्रय, आदान प्रदान से होने वाली आय, किसी भी वस्तु के उत्पादन, निर्माण, आदान प्रदान, एक्सचेंज, विनिमय इत्यादि से प्राप्त होने वाली आय इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी. दूसरा,
यदि किसी वस्तुओं के आदान प्रदान का काल्पनिक सौदा होता जिसे सट्टा कहते हैं, तो उससे होने वाली आय ये व्यापार की आय कहलाएगी। तीसरा, यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार था, लाइसेंस था, पेटेंट था, ट्रेडमार्क था, कॉपीराइट था, और यदि उसको आपने बेच दिया या ट्रांसफ़र कर दिया और उससे जो प्राप्ति हुई वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। ठीक है। चौथा, इसी प्रकार से यदि आपके पास कोई अधिकार था और अधिकार को किसी ने ले लिया, जैसे सरकार ने ले लिया, और उस अधिकार को लेने के लिए आपको मुआवजा दिया गया, तो मुआवजा भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में माना जाएगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि कोई अधिकार था, अधिकार को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और को दे दिया, तो देने से होने वाली इनकम वो बिजनेस की कहलाएगी। अधिकार था जो किसी ने ले लिया किन्हीं कारणों से, जिससे सरकार ने कोई अधिकार, आप जैसे अभी मान लीजिए अभी कोविड-19 चल रहा है, किसी ने वैक्सीनेशन का आविष्कार किया, सरकार ने वो आविष्कार ले लिया और उसका मुआवजा आपको दे दिया, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गया। तो इस प्रकार की आय को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कहते हैं। एक और प्रमुख अंतर ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी चाहे लीगल हो या इलीगल हो, आयकर के अंतर्गत टैक्सेबल होगी। आप ये नहीं कह सकते साहब ये तो गैरकानूनी काम था, गैरकानूनी काम था तो ये काम पुलिस का है, कोर्ट का है, वो तय करे कि गैरकानूनी था या नहीं था, और यदि था तो उसके ऊपर जो भी कार्यवाही होनी है, सज़ा होनी है, पनिशमेंट देना, जेल करना है, जो दावा करना है, जो कुछ भी करना वो करे। इनकम टैक्स का तो काम ये है कि यदि आपने बिजनेस से इनकम ली है तो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, आपको उसे पर टैक्स देना पड़ेगा। जिसे मान लीजिएगा कि अफीम का काम करना, लेन देन, खरीदना बेचना व्यापार की इनकम है, परंतु उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। परंतु कोई बिना लाइसेंस के अफीम को चोरी छिपके इधर से उधर भेज रहा है, खरीद रहा, बेच रहा है, स्मगलिंग कर रहा है, सोना है, सोने खरीदना बेचना कोई जुर्म नहीं है, परंतु बिना परमिशन के या स्मगलिंग के द्वारा यदि उसको खरीदा बेचा जा रहा है तो वो फिर गलत होगा, गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी है तो ये पुलिस का काम है, वो करेगी। परंतु यदि इनकम है इस पर तो इनकम टैक्स वसूल कर लेगा। तो कानूनी काम हो या गैर कानूनी काम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स तो अपनी कार्यवाही करेगा और उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स वसूल करेगा। जो भी काम है इनकम टैक्स का ये करना है, ये किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, पढ़ते होंगे अखबार में कि यदि कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी भी रिपोर्ट तुरंत इनकम टैक्स को की जाती है। इनकम टैक्स उससे टैक्स वसूल करता, खोजबीन करती, जांच पड़ताल करती, रेड पड़ती है और रेड पड़ के इनकम टैक्स वसूल किया जाता है। तो इनकम टैक्स का काम इनकम टैक्स वसूल करना है, वो कानूनी तरीके से हो, गैर कानूनी तरीके से हो, किसी भी तरीके से हो, इनकम यदि है तो टैक्स का उसका पेमेंट करना है। अब आइएगा प्रमुख बात, हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं। आज तो प्रैक्टिकल शुरू नहीं कर पाएंगे, पर उसकी जो प्रमुख बातें हैं ताकि कल से हम टेकअप कर सकें उसको, वो आज हम ले रहे हैं कि किस प्रकार से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है कि यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा, ट्रेडिंग अकाउंट इत्यादि दे रखे, बैलेंस शीट आदि दे रखी किसी की व्यापार की, तो उसमें से नेट प्रॉफिट को पिकअप किया जाए और नेट प्रॉफिट को एक जगह लिख दिया जाए। नेट प्रॉफिट को लिखने के बाद उसमें एडजस्टमेंट किए जाएं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एडजस्टमेंट इज टू बी मेड, क्या समायोजन करने हैं। समायोजन ये करने, ध्यान रखिएगा, सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे को अपने ऊपर इस क्वेश्चन टेकअप करने हैं तो आपको समझने में सुविधा हो जाए।
हालांकि एग्जैक्ट बातें थ्योरी की तभी समझ में आएंगी जब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। खैर, पर बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। नंबर 1 इसमें चल रहे हैं। पहली बात इसकी, नेट प्रॉफिट इज टू बी टेकन अप। नेट प्रॉफिट is taken up as base। पहले इसको आधार माना जाए, आधार लिया जाए। आप कहेंगे कि सर यदि लॉस है तो क्या, तो लॉस को भी आधार मान लेंगे, उसके जो नियम है थोड़े उलट जाएंगे, फ़र्क कितना होगा। तो जो भी है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बेस बनाया जाए। अभी हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट को बेस बनाया जाए। पहले तो जो बेस आपने बनाया नेट प्रॉफिट का, उसमें एडजस्टमेंट किए जाएं। एडजस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एडजस्टमेंट होते हैं 2, एक तो होता है एड आइटम्स और एक होता लेस आइटम्स। कुछ आइटम्स को जोड़ा जाए और कुछ आइटम्स को घटाया जाए। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन से आइटम है जिनको जोड़ें और वो कौन से आइटम है जिनको घटाएं। ये प्रमुख बात है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ एड आइटम्स की, इनकी, क्योंकि नेट प्रॉफिट को हमने बेस बनाया है तो उन आइटम्स को जोड़ा जाए जो आइटम्स व्यापारी ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, जबकि इनकम टैक्स की दृष्टि से वो डेबिट नहीं होने चाहिए। नियम की बात है, अभी उन आइटम्स को ले नहीं रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन के टाइम लिए जाएंगे। नियम, जो बेसिक नियम है उन पर ध्यान दीजिएगा। बेसिक नियम ये है कि यदि हमने नेट प्रॉफिट को बेस बनाया है तो ये ध्यान रखिए कि व्यापारी ने जिन आइटम्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया है और इनकम टैक्स की दृष्टि से वे डेबिट नहीं होने चाहिए, उन्हें वापस जोड़ दिया जाए। अब इस एडजस्टमेंट के पीछे बेसिक फिलॉसफी या मुख्य कारण क्या है, ध्यान दीजिए। कारण ये है कि जब नेट प्रॉफिट माना कि एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शो किया, ठीक है, उसमें इसने डेबिट कर रखे थे ड्राइंग्स के 10,000 रुपये। ड्राइंग्स का मतलब अपने घरेलू काम के लिए 10,000 रुपये निकाले, ये डेबिट कर रखे हैं। इनकम टैक्स कहता है कि नहीं, जो व्यापार से संबंधित खर्चे वो डेबिट होने चाहिए। ये व्यापार का खर्चा कहाँ है, ये तो आपके घर का खर्चा है, तो इसको आप डेबिट नहीं कर सकते। व्यापारी ने डेबिट कर दिया है तो ये प्रॉफिट डेबिट नहीं करता तो 10,000 जुड़ जाते, 1,10,000 रुपये होता प्रॉफिट, इसलिए इसको जोड़ दो। अर्थात वे एक्सपेंसेस जो व्यापारी ने डेबिट कर दिए हैं जानबूझकर या गलती से, परंतु इनकम टैक्स की दृष्टि से वो डेबिट नहीं होने चाहिए, तो उनको वापस जोड़ दिया जाए, उनको शामिल कर दिया जाए ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट बढ़ जाए तो उस पर टैक्स बढ़ सके। बात समझ में, ये बेसिक कारण है। इसीलिए एक्सपेंसेस नॉट अलाउड आर टू बी एडेड। इसलिए इस बात को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एड आइटम्स कौन से होंगे, एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। वे सभी खर्चे जो डेबिट किए गए हैं पर इनकम टैक्स की दृष्टि से अलाउ नहीं है,
तो उनको डेबिट कर। अब फिर एक और प्रमुख बात उठती है कि कौन से खर्चे ऐसे होंगे जो अलाउड नहीं होंगे। वे खर्चे जो व्यापार के अलावा अन्य कार्य से संबंधित हैं, और व्यापार भी वह जिसका हमें जिक्र करके, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक व्यापार हो सकते हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास एक व्यापार है, बी है, सी है, डी है। अब ए का खर्चा बी में ट्रांसफर कर दिया, बी का सी में कर दिया, सी का डी में कर दिया, तो नॉट अलाउड। यदि ए का हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए व्यापार से संबंधित जो खर्चे डेबिट होने चाहिए वो डेबिट कर रखें तो वो अलाउड होंगे, और यदि वे खर्चे व्यापार से संबंधित नहीं, इस व्यापार से संबंधित नहीं है, तो वो डिसअलाउड होंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे। वो डेबिट कर रखे तो उनको वापस जोड़ देंगे, हटा दिए जाएंगे उनको। बात समझ रहे हैं? उस व्यापार से संबंधित खर्चे। दूसरा, वे सभी खर्चे जो कैपिटल नेचर के हैं, पूंजीगत खर्चे, जैसे प्लांट और मशीन खरीदे तो P&L में डेबिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्लांट और मशीन को रिपेयर करा तो डेबिट कर सकते हैं, प्लांट मशीन के डेप्रिसिएशन को डेबिट कर सकते हैं, पर डेप्रिसिएशन भी जिस रेट की, अब आपको रेट में वो डेप्रिसिएशन की बातें याद कीजिएगा। डेप्रिसिएशन की रेट निर्धारित है, बिल्डिंग की अलग है, प्लांट की अलग है, मशीन की अलग है, और वो दूसरे फर्नीचर के रेट अलग है। तो वो जो रेट दे रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उस रेट से यदि डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया तब तो अलाउड होगा, पर उस रेट से ज़्यादा से अलाउ आपने डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया तो उन्होंने अलाउ नहीं करेंगे, उसको वापस जोड़ दिया जाएगा। कोई आपने डोनेशन दे दिया, इलेक्शन हो रहे पॉलिटिकल पार्टी को जो था 1 करोड़ रुपए दान दे दिया, तो आप कैसे दान दे सकते हैं? घर का काम नहीं है ये आपका, इसलिए आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वे खर्चे जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं, ऐसी गतिविधियों से खर्च संबद्ध खर्चों को डिसअलाउड माना जाएगा, नॉट अलाउड माना जाएगा, और उनको वापस जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से लेस आइटम्स की बात करते हैं कि वे खर्चे जो व्यापारी ने गलती से कम डेबिट किए हैं, भूल गया, डेबिट होना चाहिए नहीं दिया, या उसको पता नहीं रहा, जानकारी नहीं थी कि डेबिट होना चाहिए, और उसने जैसे डेप्रिसिएशन का डेबिट होना चाहिए 1 लाख रुपए, उसने डेबिट कर रखे 80,000 रुपये, कम डेबिट कर रखा। तो यदि कोई राशि डेबिट होनी चाहिए P&L अकाउंट में और व्यापारी डेबिट नहीं कर सका किन्हीं कारणों से, तो वो लेस किए जाएंगे। लेस वे आइटम भी किए जाएंगे जो आपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, जो क्रेडिट नहीं होने चाहिए, जैसे कैपिटल नेचर की इनकम, कैपिटल इनकम कोई है, प्लांट और मशीन खराब हो गई तो आपने उसे बेच दिया, 1 लाख की थी, 1,25,000 में बेच दिया, 25,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, आपने क्रेडिट कर दिया P&L अकाउंट में। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी दृष्टि से बिल्कुल ठीक किया आपने, वो गलती नहीं है, पर इनकम टैक्स की दृष्टि से गलत है। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के जो नियम हैं 100% जो के त्यों लागू नहीं होंगे यहाँ पर। बहुत से आइटम्स अब ऐसे हैं जो डेबिट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में, क्रेडिट करते हैं, परंतु इनकम टैक्स में ऐसे आइटम्स भी डेबिट या क्रेडिट करने से मना किए जाएंगे टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो कैपिटल नेचर की प्रॉफिट यदि कोई है, कोई इनकम है, तो उसको क्रेडिट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कोई ऐसी इनकम जो कि दूसरे व्यापार से संबंधित थी और आपने यहाँ क्रेडिट कर दी, ऐसी इनकम को भी क्रेडिट नहीं कर सकते। तो ये एडजस्टमेंट इसमें करने होंगे। एडजस्टमेंट करते समय ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनका बड़ा ध्यान रखना होगा, और 2-3 आइटम, और यही इम्पॉर्टेंट ऐसे आइटम्स हैं जो आपको परेशानी में डालेंगे यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे एक आइटम का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। साइंटिफिक रिसर्च
वैज्ञानिक अनुसंधान। यदि किसी कंपनी ने कोई वैज्ञानिक अनुसंधान किया है और उस पर जो खर्च होता है वैज्ञानिक अनुसंधान पर, तो पूरी की पूरी राशि जो खर्च की गई है वो इनकम टैक्स में अलाउड तो मानी ही जाएगी। परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक्स्ट्रा 50% और होगा, अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधान पर जो खर्च किया गया है वो 150% तक अलाउ किया जाएगा, मतलब घटा सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं P&L में। बाकी नहीं कर सकते है जी, बाकी नहीं कर सकते। बाकी क्या 100 पूरा का पूरा और एक्स्ट्रा, और बाकी क्या हो रहा है भाई? ये तो 150% बोल रहा है ये। मान लो 1 लाख रुपए खर्च किया तो आपको 1.5 लाख रुपए की सुविधा देगी, 1 लाख से भी ज़्यादा। बाकी की क्या बात कर रही हो? ध्यान रखिएगा इसे। और जिससे अभी कोविड चल रहा है, कोरोना का, तो कई कंपनी हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में लगी हुई, वैक्सीनेशन की खोज में लगी हुई हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसी कंपनी यदि हैं तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन के लिए उनको साइंटिफिक रिसर्च पर जितना खर्च कर रहा है उससे भी ज़्यादा 1.5 गुना इनकम टैक्स के नाम से माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए फ़ायदे किस तरह से देती है गवर्नमेंट। ध्यान रखना अब यहाँ पे कई जगह किस तरह से गवर्नमेंट अपने अपने लोगों को जिनको फ़ायदा पहुँचाना होता है किस प्रकार से इनकम फ्रॉम बिजनेस में फ़ायदा पहुँचाती है। साइंटिफिक रिसर्च के नाम से यदि आपने कोई खर्च किया है तो 150% अलाउ होगा। जितना खर्च किया है उससे और आधा और 1.5 गुना ज़्यादा आपको छूट मिल जाएगी। उसी प्रकार से एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान, इसमें बात ये ध्यान रखने की है, साइंटिफिक रिसर्च वो होना चाहिए जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो संस्था। हर एक साइंटिफिक रिसर्च मैं करने बैठ गया, साइंटिफिक रिसर्च साहब मैंने ये साइंटिफिक रिसर्च किया, 1 लाख रुपए खर्च किया, लाइए मुझे 1.5 लाख रुपए दीजिए, ऐसा नहीं हो। जिसको सरकार मान्यता दे, और मान्यता उसको देती है जिसको सरकार चाहती है, नहीं चाहिए तो मान्यता नहीं देगी। ये इस तरह की बातें हैं। उसी प्रकार से आपने यदि कोई ऐसे व्यापार किए हैं जो कि एक से अधिक प्रकार की नेचर के हैं, जिसे उसमें कुछ काम तो है वो व्यापार का है और कुछ काम जो है वो खेती का है, जैसे शक्कर बनाने का काम, शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में, यूपी में बहुत ही कंसंट्रेट हैं व्यापारी। तो शक्कर बनाने की फैक्ट्री की होती है, शक्कर बनाती है, उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है, गन्ने को वहाँ से काट कर लाया जाता है, क्रश किया जाता है, क्रश करने पर उससे जो मेल निकलता है जिसको मोलेसिस कहते हैं, शोरबा, शीरा जिसको कहा जाता है, उस शीरे से शराब बनती है। मोहन मीकेन ब्रेवरीज मानवी गवर्नमेंट कंपनी है जो शराब बनाने का काम करती है, यूपी में है, तो उससे शराब बनती है, शराब बिकती है, खूब व्यापार होता है, ठीक है। उसी प्रकार से उसके बाद जो साफ सफाई होने के बाद गुड़ बनता है, उसको और साफ़ करते हैं केमिकल वगैरह डालकर, तो शक्कर बनती है, एकदम सफ़ेद होती है, दानेदार होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसमें कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है मेडिकल में कि शुगर इज़ ए वाइट पॉइजन, क्योंकि शक्कर जब बनती है तो उसमें वाइट बनाने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं, और वो केमिकल हम शक्कर के माध्यम से हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए उसको वाइट पॉइजन कहा जाता है। तो अब यदि शुगर बनाने की फैक्ट्री है तो वो 2 तरह का काम कर रही है, खेती भी कर रही है और व्यापार भी कर रही है। तो यदि उसे प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट खेती का माना जाए और कितना प्रॉफिट बिजनेस का माना जाए। तो यदि ऐसी इंडस्ट्री है जो
जैसे शुगर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा 60% बिजनेस का और 40% एग्रीकल्चर का होगा, ध्यान रखिए। उसी प्रकार से रबर इंडस्ट्री है, रबर के पेड़ लगाए जाते हैं, तो पेड़ लगा करके फिर उसके बाद उसमें से जो रस निकलता है उससे रबर बनता है। तो शुगर इंडस्ट्री है, कॉफ़ी इंडस्ट्री है, कॉफ़ी बनाई जाती है, तो कॉफ़ी के पेड़ लगाए जाते हैं, उससे जो बीज निकलता है वो बीज से पाउडर बना के कॉफ़ी बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ है कि उसका कुछ काम ऐसा होता है कि वो एग्रीकल्चर का कुछ ऐसा होता है, तो उनके अलग अलग नियम निर्धारित हैं कि किस में कितना एग्रीकल्चर का मानेंगे और कितना हम बिजनेस का मानेंगे। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स इसमें बहुत आते रहेंगे। कल से हम इसमें टेकअप करेंगे कैलकुलेशन, और फिर एक एक चीज़ को समझेंगे, जैसे साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि वगैरह सभी को थ्योरी में इस तरह से अपन ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं जब तक क्वेश्चन हमारे सामने नहीं होते हैं। तो हम उस समय बात करेंगे। और विद दिस आई थैंक यू एंड वी विल टेक इट अप फ्रॉम टुमारो द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस। थैंक यू।